लेकिन संजय रॉय ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसका एक ब्लूटूथ डिवाइस उसकी इस काली करतूतों को और ये सब जो उसने करा था पिछली रात वो सब सामने ला देगा। और उसके प्राइवेट पार्ट्स ब्लीड कर रहे थे। और प्रोटेस्ट करते हुए जब 1 घंटा बीत जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर से 3-4 लड़कियों का जाएगा। देखिए 2012 को तो शायद आप लोग भूल नहीं पाए होंगे, ना ही भूल सकेंगे कभी भी। उस रात एक लड़की अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली की एक बस में बैठती है। उन 2 लोगों के अलावा बस में 6 लोग और थे ड्राइवर को मिला के। वो बस उन 2 लोगों के साथ पूरी रात दिल्ली की सड़कों में घूमती रही। और जब वो बस उस सड़कों में घूम रही थी, उस लड़की के साथ एक इतना हीनियस क्राइम हुआ। उन 6 लोगों ने मिलकर उस लड़की का रेप करा, उसके दोस्त को पीटा और तब तक का उस लड़की का गया जब तक का उसकी मरने की स्थिति नहीं हो गई। और जब उन लोगों को लगा कि अभी लड़की का बचना बहुत मुश्किल है या फिर वो लोग फंस सकते हैं, उन लोगों ने उस लड़की और उसके दोस्त को रोड के किनारे फेंक दिया। जब उस लड़की को बाहर फेंका गया उस वक्त उसके बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ उसी निर्भया केस की जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं या फिर आपको पता है। ये एक ऐसा केस है जिसके पहले लोगों को ये तो पता था कि लड़कियां सेफ़ नहीं है, लेकिन एक इस केस ने बता दिया था पूरे देश में कि आखिर किस हद तक लड़कियां सेफ़ नहीं है। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, कैंडल मार्च हुई, लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन आज 12 साल बीत चुके हैं इस केस को। 12 साल के बाद भी एक ऐसी रात, एक लड़की, एक रेपिस्ट और सेम प्रोटेस्ट और सेम कैंडल मार्च। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस रात उस लड़की के साथ क्या हुआ या फिर इन सब के पीछे कौन है। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर खुद से आपको देता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकती है या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स इसमें सेंसिटिव हो सकते हैं जो आपको अंदर से डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में कुछ भी ऐसी बातें आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊँगा। मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में है या फिर पुलिस की प्रेस रिलीज में है। वो और इन सब चीज़ों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा। आजकल आप पूरे देश में डॉक्टर्स, नर्सेस और जितना भी मेडिकल स्टाफ है उनको आप प्रोटेस्ट में देख रहे होंगे या फिर ड्यूटी से बॉयकॉट करते हुए देख रहे होंगे। और इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न एक ही है, कोलकाता का आरजीकर मेडिकल केस है जो कि हुआ 9 अगस्त 2024 को। हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम उन विक्टिम का नाम आपको नहीं बताएंगे, ना फिर कुछ भी आइडेंटिटी आपको इस वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे। हमें जहां पर भी उनको डिनोट करना होगा हम अभया वर्ड का यूज़ करेंगे। 9 अगस्त की रात को जब अभया अपनी ड्यूटी पे थी नाइट शिफ्ट में, तो रात करीब 11:30 बजे अभया को उनके पेरेंट्स का कॉल आता है। और उनके पेरेंट्स बताते हैं करीब 11:30 बजे जब उनसे उनकी बेटी की बात हुई, उस वक्त तक उनको कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी बेटी कुछ परेशानी में है या फिर कुछ भी ऐसी बात है जो उनकी बेटी को परेशान कर सकती है। और इस वक्त तक अभया को ड्यूटी करते हुए करीब 36 घंटे बीत चुके थे। और 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद वो अपने 4 कलीग्स के साथ सेमिनार हॉल की तरफ जाती हैं रेस्ट करने के लिए। वहाँ उन लोगों ने फूड भी ऑर्डर करा और वहीं बैठ के उन 4 लोगों ने अभया के साथ मिलकर डिनर भी करा। डिनर करने के बाद अभया के जो 4 कलीग थे जिसने उसके साथ बैठ के डिनर करा था, वो भी सेमिनार हॉल से चले जाते हैं। और अभया ने जो अपनी ड्यूटी थी वो उनको हैंड ओवर कर दी थी और अपना खुद वहीं सेमिनार हॉल पे रुक के रेस्ट कर रही थी, क्योंकि उनकी बहुत लंबी एक शिफ्ट हो चुकी थी जिसके बाद वो काफी ज्यादा थक गई थी और उन्होंने वहीं रुक के रेस्ट करा। और रात करीब 2 बजे हॉस्पिटल का ही कोई स्टाफ अभया से सेमिनार हॉल पे मिलता भी है किसी पेशेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए। और यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग अभया के फोन पे उनका एक कजन का मैसेज आता है करीब रात के 2 बजे ही। और वो उस मैसेज का रिप्लाई रात के 2:35 में करती है। और वो रिप्लाई में करती है कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है और वो भी टेंशन ना लें और आराम करें। इतना ही नहीं, रात के करीब 3 बजे किसी ने अभया को सेमिनार हॉल पर रेड ब्लैंकेट ओढ़े हुए सोते हुए भी देखा था और उस वक्त तक वो वहां आराम ही कर रही थी। करीब उसी के 1 घंटे बाद 4 बजे के आसपास संजय रॉय, जो अभी तक इस केस का प्राइम एक्यूज भी माना जा रहा है, वो सेमिनार हॉल की तरफ एंटर करता है। और ये सब जो चीजें थी वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा पर रिकॉर्ड हो चुकी थी। ये संजय रॉय करीब 4 बजे उसी सेमिनार हॉल पे एंटर करता है जहां भैया उस वक्त रेस्ट कर रही थी अपनी इतनी लंबी शिफ्ट के बाद पे। और उस सेमिनार हॉल की 4 दीवारी के अंदर उस वक्त अभया क्या सह रही थी ये शायद कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर कोई भी पुलिस की प्रेस रिलीज नहीं बता सकती है। 4 पेज की बनी हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभया के चेहरे पे उसने इतनी जोर से हिट करा था कि जो उसने चश्मा पहना था उसके ग्लासेस टूट के उसकी आंखों के अंदर घुस गए थे और दोनों आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी। और इतना ही नहीं, उसके चेहरे को दीवार में इतनी जोर से पटका गया था जिस वजह से उसकी हेड इंजरी भी हो चुकी। अभया ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश करी। उसके चेहरे पे बहुत सारे नाखूनों के निशान थे, उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था, उसके गले पे बाइट मार्क्स थे, उसके चेहरे पे इंजरी थी और उसके प्राइवेट पार्ट्स ब्लीड कर रहे थे। और उसके लेफ्ट लेग में, उसके हाथ में, उसके पैर में, सब जगह बहुत सारी इंजरीज थी। और इतनी कोशिशों के बाद भी वो खुद को बचाने में नाकाम रही। उस रात इतना सब टॉर्चर सहने के बाद अगले दिन जब अभया के कुछ रिलेटिव्स मीडिया को इंटरव्यू देते हैं तो बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी बेटी की बॉडी को देखा तो उस वक्त उसके दोनों लेग्स 90 डिग्री में फोल्ड थे। उस रात इतना सब टॉर्चर सहने के बाद भी, इतनी कोशिशों के बाद भी अभया खुद को बचा नहीं पाई और सर्वाइव नहीं कर पाई। उस रात के बाद अगले दिन जब सुबह करीब 7:30 बजे उसी सेमिनार हॉल पे अभया की बॉडी मिलती है तो उस वक्त वहाँ पर एक लैपटॉप, एक डायरी और उसका मोबाइल फ़ोन मिलता है। अभया के पेरेंट्स कलकत्ता हाईकोर्ट में बताते हैं
कि करीब सुबह के 10:53 में उनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी की तबीयत कुछ ख़राब है। और उसी के करेक्ट 22 मिनट बाद 11:15 में फिर से एक बार उनका कॉल आता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, और इस बार उनको बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। देखिए यहाँ तक भी इतने ब्रूटल केस को एक बनाने की कोशिश करी जाती है। उस फोन कॉल के बाद अभया के पेरेंट्स जब वहां पहुंचते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, तो उनकी बेटी की बॉडी उनको देखने के लिए करीब 3 घंटा वेट कराया जाता है। करीब 11 बजे वहां की लोकल पुलिस और कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं ये सब केस सुनने के बाद। और करीब दिन के 1:10 में अभया के पेरेंट्स को सेमिनार हॉल पे एंटर करने की परमिशन मिलती है उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। इन्हीं सब प्रोसीजर के बाद ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम से कंफर्म हो जाता है कि अभया के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और 4 पेज की रिपोर्ट बनती है। और उस 4 पेज की रिपोर्ट में वही सब डिटेल थी जो आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ। और यहाँ से कंफर्म भी हो जाता है कि जो अभया की मौत हुई थी वो गला दबाने की वजह से और उसका मुंह इतनी जोर से बंद करने की वजह से हुई थी, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पाई थी। देखिए ये सब रिपोर्ट के बाद ये तो कंफर्म हो गया था कि जो सुसाइड की थ्योरी थी वो बिल्कुल फ्रॉड थी। अभया का गला इतनी जोर से दबाने की वजह से उसका जो थायराइड कार्टिलेज था उसमें भी कुछ ब्रेकेज देखा गया। और इन्हीं सब डिटेल्स के बाहर आने के बाद लोगों को शक होने लगा कि क्या ये सिर्फ एक जने का काम है या इसके पीछे की कहानी है। हालांकि ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और अभी तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है जिससे प्रूफ हो कि ये है या फिर एक अकेले आदमी का काम है। इन्हीं सब चीज़ों के बाद पोस्टमार्टम वगैरह के बाद अगले दिन 10 तारीख को जो इस केस का प्राइम एक्यूज्ड माना जा रहा है अभी तक का संजय रॉय, वो अरेस्ट होता है। और देखिए आपके मन में एक सवाल अभी तक उठ रहा होगा कि कैसे एक आम आदमी को इतनी रात को मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना एक्सेस मिल जाता है कि वो अंदर जाता है, एक लड़की का करता है, एक लड़की भी नहीं एक डॉक्टर जो उसी हॉस्पिटल में काम करती है उसका रेप करता है और आराम से बाहर निकल जाता है। तो देखिए जो संजय रॉय था ये एक सिविक वॉलंटियर था। 2019 में इसने कोलकाता पुलिस का डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप ज्वाइन करा था एज अ सिविक वॉलंटियर, लेकिन कुछ टाइम बाद ही इसने कोलकाता पुलिस का ही वेलफेयर सेल ज्वाइन कर लिया, वहाँ भी एज अ सिविक वॉलंटियर ही वर्क करता था। देखिए कोई पुलिस में नहीं था लेकिन एज अ सिविक वॉलंटियर वर्क करता था और इसी वजह से इसकी पोस्टिंग आरजीकर मेडिकल कॉलेज में थी वहाँ की सिक्योरिटी वगैरह के लिए, और वहाँ का इसको पूरा एक्सेस था सारे डिपार्टमेंट में जाने के लिए और सारी बिल्डिंग्स में घूमने के लिए। देखिए संजय रॉय के खिलाफ ये पहली बार ऐसा नहीं था कि इसके खिलाफ आरोप लग रहे हैं या फिर पहली बार कोई इसके खिलाफ शिकायत आई है। इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे छेड़खानी के आरोप, डॉक्टर्स को परेशान करने के आरोप और हॉस्पिटल के अंदर ही घूस लेने के बहुत सारे आरोप पहले भी लगाए गए हैं। ये संजय रॉय का इन्वॉल्वमेंट इस केस में तब सामने आता है जब बिल्डिंग में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास इसको सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए रिकॉर्ड करते हैं, जो आपको मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि जब ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा था सेमिनार हॉल की तरफ तो एक कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी छोटी सी चीज सामने आई थी जो एक बहुत बड़ा सबूत दे गई थी कि संजय रॉय ही इस केस का प्राइम एक्यूज्ड हो सकता है। देखिए जब ये बिल्डिंग की तरफ और सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था तो उसके गले में एक नेक बैंड था, ब्लूटूथ डिवाइस जो हम लोग फ़ोन में अक्सर यूज़ करते हैं, जो अब म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए या फिर कॉल्स वगैरह रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं, नेक बैंड जो पहनते हैं गले पे। वो जब ये सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था तो उस वक्त इसके गले पे था, लेकिन जब ये बिल्डिंग से बाहर वापस आया, सेमिनार हॉल से जब बाहर आए उस वक्त ये नेक बैंड इससे गले में नहीं था और यही नेक बैंड उसी सेमिनार हॉल पर मिलता हुआ टूटा हुआ। और जब संजय रॉय को उस सेमिनार हॉल पे ले आया जाता है और उसके फ़ोन को वहाँ ले आया जाता है तो वहाँ जाके पता चलता है कि इसके फ़ोन से वो डिवाइस कनेक्ट थी, वो ब्लूटूथ जो नेकबैंड था वो उसके डिवाइस से पेयर्ड था पहले ही, और इसी से कंफर्म हो जाता है कि संजय रॉय उस रात उस सेमिनार हॉल पे प्रेजेंट था। हालांकि ये सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि संजय रॉय का इन्वॉल्वमेंट था या फिर नहीं था, लेकिन संजय रॉय ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसका एक ब्लूटूथ डिवाइस उसकी इस काली करतूतों को और ये सब जो उसने करा था पिछली रात वो सब सामने ला देगा। और ये सब चीज़ें जैसे ही न्यूज़पेपर, मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू बाहर आई, लोग फिर से एक बार शॉक हो गए थे निर्भया केस के बाद, उनको फिर से एक बार निर्भया केस की याद आ गई थी और इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे मार्च निकले, बहुत सारे कैंडल मार्च निकले और जितने भी स्टाफ था, मेडिकल स्टाफ पूरे देश का, वो प्रोटेस्ट में बैठा, उन्होंने अपनी ड्यूटी से बॉयकॉट कर दिया ताकि उनके एक डॉक्टर को जिसके साथ इतना सब चीज़ें हुई थी उसको जस्टिस मिल सके। और यही सब चीज़ों को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 तारीख को इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया कोलकाता पुलिस से लेके। और इसी बीच 12 अगस्त को जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष, उनका भी ट्रांसफर हो जाता है एक दूसरे कॉलेज में। और इसके बाद लोगों को और ज़्यादा शक होने लगता है और बहुत सारे प्रोटेस्ट और होते हैं लोगों के और स्टूडेंट्स के कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट उस केस में कुछ हो सकता है। लेकिन अभी तक ये कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है कि संदीप घोष का इसमें इन्वॉल्वमेंट है या फिर नहीं है। लेकिन इन सब के बाद स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और जहां संदीप घोष का ट्रांसफर होना था, लोगों ने वहां जाके और स्टूडेंट्स ने वहां जाके उनका रूम ही लॉक कर दिया और उनको चार्ज तक नहीं लेने दिया। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने उनके ट्रांसफर ऑर्डर बैक ले लिए
और इसके बाद संदीप घोष के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और उनसे भी पूछताछ करी जा रही है। और इस केस की सीरियसनेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुओ मोटो कॉग्निजेंस होता है जब सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई केस को पिक करती है। देखिए और इजी वे में समझें तो जो इंडियन जुडिशरी से है उसमें लैडर सिस्टम है। जैसे कि कोई भी केस होता है तो वो लोअर कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से होता हुआ फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है जब कोई अपील करता है। लेकिन जब केस बहुत सेंसिटिव हो या फिर कुछ ऐसा हो, सुप्रीम कोर्ट को लगे कि इसमें खुद से हमें पहल करनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को खुद से पिक कर लेता है बिना लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की जाए हुए उस केस को। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ये केस बहुत सेंसिटिव था, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का मामला था और पूरे देश में इसने हलचल मचा के रखी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और इस पैनल को खुद लीड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। और सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और मीडिया से अभया की सारी फोटोज और वीडियोज जो बाहर निकली थी और जितनी भी डिटेल्स हैं उन सबको हटा दिया जाए और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीआईएसएफ को तैनात करा जाए उनकी सिक्योरिटी के लिए। आज भी देश के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में हैं, बहुत सारे कैंडल मार्च निकल रहे हैं, केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चला है, लोग अभी भी रोड में हैं और अभी भी जस्टिस की डिमांड उठ रही है। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी तक खड़े हुए हैं जो सॉल्व नहीं हो पाए हैं कि या सच में इस केस में सिर्फ एक संजय रॉय का इन्वॉल्वमेंट है या फिर इस केस में जो पूरा कॉलेज है उसका भी कुछ स्टाफ मिला हुआ है या फिर बाहर के भी कुछ लोग इसमें कुछ इन्वॉल्व हैं। ये ऐसे बहुत सारे सवाल अभी तक बने हुए हैं जिसका बाहर निकलना अभी बाकी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इन सब चीज़ों का पता चल पाएगा। देखिए कहानी सिर्फ अभया की या फिर निर्भया की नहीं है। मैं आपको एक डाटा दूँ एनसीआरबी का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में करीब डेली 86 यानी कि 86 होते हैं। आप इसको और ब्रेक करेंगे तो हर एक घंटे में करीब 3 से 4 लड़कियों का होता है। और ये वो केसेस है जो रिकॉर्ड होते हैं या फिर जो पुलिस स्टेशन में जिनकी रिपोर्ट करी जाती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कभी सामने ही नहीं आ पाते हैं, ना किसी लाइट में आते हैं, ना किसी की नज़रों में आ पाते हैं कभी भी, ना कभी जिनके लिए प्रोटेस्ट होते हैं, ना कभी जिनके लिए कैंडल मार्च निकालने तक का मौका मिल पाता है। हाथरस केस, हैदराबाद वेटनरी डॉक्टर केस और अभी रिसेंटली अभया केस के बाद हुआ एक उत्तराखंड में एक नर्सरी की बच्ची के साथ हुआ केस। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको आप गिनने बैठेंगे, लिस्ट बनाने बैठेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। ना हम आपको इतने सारे केसेस बता पाएंगे, ना आप इन सबको सुन पाएंगे। देखिए एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर हमने टाइम रहते हुए इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जितनी भी लड़कियां हैं या फिर जिसके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं वो एनसीआरबी के डाटा में सिर्फ एक नंबर्स बन के रह जाएंगी। और अगली बार जब ऐसा कुछ होगा तो ये लड़कियां और ये नंबर्स ही फिर से एग्जाम्पल देने के काम आएंगे बस। अभया की जगह कोई और होगा, शायद जगह भी दूसरी होगी, प्रोटेस्ट करते हुए लोग दूसरे होंगे, वैसा ही कैंडल मार्च निकलेगा और हम लोग व्हाट्सएप और इंस्टा में स्टोरीज लगाएंगे फिर से। और कहीं ना कहीं दूसरी जगह फिर से उसी रात में एक लड़की रात में बाहर निकलने से फिर से डरेगी और प्रोटेस्ट करते हुए जब 1 घंटा बीत जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर से 3-4 लड़कियों का हो जाएगा। थैंक यू।